आज 16 मई का दिन है और आज के इस विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर एक ऐसे आंदोलनकारी के सफर को समझने वाले हैं जिसने अपने लोगों की पहचान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्षेत्रीय राजनीतिक इतिहास को करीब से जानने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा अध्याय है। आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान का संकल्प पूरे राज्य की बुलंद आवाज बन गया। इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। पहले हम पहाड़ों की उस लंबी अनदेखी को समझेंगे, फिर शराब की नीतियों के खिलाफ उस भयंकर लड़ाई पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के सर्वोच्च बलिदान ने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो शुरू करते हैं भाग 1 से, पहाड़ों की अनदेखी और बढ़ता राजनीतिक अलगाव। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की असली ताकत और उस गहरे जन आक्रोश को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस भौगोलिक और राजनीतिक अलगाव को देखना होगा जिसने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र को बुरी तरह जकड़ रखा था। अब देखिए, सिस्टम की ये विफलता मुख्य रूप से 4 जगहों पर साफ नजर आती थी। पहली, टूटी हुई सड़कें जो पहाड़ों को बाकी दुनिया से बिल्कुल काट देती थीं। दूसरी, स्थानीय रोजगार की इतनी भारी कमी कि युवा पहाड़ छोड़ने पर मजबूर थे। तीसरी, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का नमो निशान न होना। और चौथी, सबसे बड़ी बात, सत्ता से एक बहुत गहरा राजनीतिक कटाव। ये सिर्फ बुनियादी कमियां नहीं थीं, बल्कि ये वो रोज की तकलीफें थीं जिन्होंने पहाड़ी समुदायों के अंदर आज़ादी और एक अलग पहचान की आग को भड़का दिया था। जमीनी हकीकत और सत्ता के बीच की खाई यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ पहाड़ के वो गांव थे जो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे और जहां से युवाओं का पलायन लगातार हो रहा था, और दूसरी तरफ दिल्ली और लखनऊ के वो दूर दराज राजनीतिक गलियारे जहां इन पहाड़ी आवाज़ों की कोई पहुंच ही नहीं थी। दोनों के बीच का ये गैप इतना बड़ा था कि पहाड़ों में ये एहसास पक्का हो गया कि दूर बैठी सरकारों को उनकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। और ठीक ऐसे ही माहौल में पिथौरागढ़ के एक युवा निर्मल पंडित ने इस पूरी भौगोलिक निराशा को कुछ ऐसे चुभते हुए सवालों में बदल दिया। उन्होंने पूछा, आखिर पहाड़ हमेशा पीछे क्यों रहे? क्यों यहाँ के युवाओं को अपना घर, अपने लोग छोड़कर जाना पड़ता है? ये कोई खोखले सवाल नहीं थे। ये उस हर युवा की आवाज़ थी जो आज भी पहाड़ों के खाली होते गांव देखकर महसूस की जा सकती है। निर्मल पंडित के इन्हीं सवालों ने इस हताशा को एक बहुत बड़े और मजबूत आंदोलन में तब्दील करना शुरू कर दिया। आते हैं भाग 2 पर, आंदोलनकारी का उदय, 1990 की क्रांति। जैसे ही 90 का दशक शुरू हुआ, एक अलग राज्य की मांग पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। हर दिशा में नारे गूंजने लगे और इन्हीं नारों के बीच निर्मल पंडित युवाओं की एक बेहद निडर आवाज बनकर सामने आई। उस दौर के आंदोलन को समझने के लिए एक मुहावरा बार बार इस्तेमाल होता है, कफन बांधकर मैदान में उतरना। इसका सीधा सा मतलब था बिना किसी डर के मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना और पीछे न हटना। निर्मल पंडित उन नेताओं में से बिल्कुल नहीं थे जो किसी सुरक्षित मंच से सिर्फ भाषण देते हैं। वो तो लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के बीच कफन बांधकर सबसे आगे खड़े होते थे। उनके इस बेखौफ जज्बे ने स्थानीय युवाओं में एक ऐसी चिंगारी भड़का दी कि वे बिना किसी डर के भारी संख्या में उनके साथ जुड़ने लगे। अब हम बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शराब नीति के खिलाफ संघर्ष का एक नया मोर्चा। अलग राज्य की ये लड़ाई बहुत जल्द एक नए और बेहद संवेदनशील स्थानीय मुद्दे से टकरा गई। दरअसल निर्मल पंडित और उनके साथियों का ये पक्का विश्वास था कि उस वक्त की शराब की नीतियां सिर्फ एक व्यापार नहीं थीं, बल्कि एक विनाशकारी ताकत थीं। इन नीतियों को एक ऐसे हथियार की तरह देखा गया जो पहाड़ी गांवों की शांति और युवाओं का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था। उन्होंने शराब माफिया और प्रशासन की कथित मिलीभगत को धरने और रैलियां निकालकर खुली चुनौती दी। उनका सीधा सा तर्क था कि जिन पहाड़ी समुदायों की भलाई के लिए वो लड़ रहे हैं, ये नीतियां उन्हीं लोगों को अंदर से खोखला कर रही हैं। यहाँ से शुरू होता है भाग 4, 1998 का बलिदान, 27 मार्च पिथौरागढ़। चलिए इतिहास के इस पन्ने को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि कैसे ये सारा राजनीतिक और सामाजिक तनाव एक ऐसी खौफनाक त्रासदी में बदला जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। पिथौरागढ़ की उन सर्द रातों में मशालों की रोशनी और शराब नीतियों के खिलाफ गूंजते नारों के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर था। माहौल में बहुत गुस्सा था, पर 27 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको पूरी तरह सन्न कर दिया।
सरकार की उस लंबी खामोशी को तोड़ने के लिए निर्मल पंडित ने खुद को आग के हवाले कर दिया। सोचिए जरा, वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। एक बेबस और हैरान इलाके ने उन्हें बचाने की आखिरी उम्मीद में तुरंत दिल्ली के लिए रवाना किया ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। अब यहाँ सोर्स मटेरियल के मुताबिक हमें एक निष्पक्ष नजरिया रखना जरूरी है। आखिर उस रात हुआ क्या था? चश्मदीदों और स्थानीय लोगों की गवाहियां आज भी घटनास्थल पर मिले एक रहस्यमय डिब्बे की तरफ इशारा करती हैं। काफी लोग आज भी इस भयानक घटना पर सवाल उठाते हैं कि क्या ये वाकई विरोध के दौरान हुआ महज एक दुखद हादसा था या फिर कोई बहुत गहरी साजिश जिसे कभी आधिकारिक रूप से सुलझाया ही नहीं गया। लोगों के दिलों में वे अनसुलझे संदेह आज तक वैसे ही कायम है। और फिर तमाम संघर्षों के बाद वो दुख भरा दिन आ ही गया। 16 मई 1998। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, आज ठीक उसी दिन की बरसी है जब इस उग्र युवा नेता ने अपने प्यारे पहाड़ों से मीलों दूर दिल्ली के एक अस्पताल में अपनी गंभीर चोटों से लड़ते हुए अंतिम सांस ली। पहाड़ों के हक की वो बुलंद आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई और इस खबर ने पूरे क्षेत्र को शोक और हैरानी के एक गहरे समुंदर में डुबो दिया। आखिर में भाग 5, उत्तराखंड की विरासत, बलिदान के बाद का असर। हालांकि उनकी मौत इस कहानी का अंत बिल्कुल नहीं थी। इस घटना ने पूरे इलाके में दुख और भयंकर गुस्से की एक ऐसी सुनामी ला दी जिसने उन्हें रातों रात एक कार्यकर्ता से राज्य की चेतना के एक अमर प्रतीक में बदल दिया। निर्मल पंडित के सर्वोच्च बलिदान ने लोगों को इस कदर एकजुट किया जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ दुख का पल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा एहसास भी था। उनकी मृत्यु को किसी एक इंसान की निजी त्रासदी नहीं माना गया, बल्कि इसे दूर बैठी राजनीतिक व्यवस्था की एक पूरी तरह से अक्षम्य विफलता के रूप में देखा गया। इसने युवाओं के दिलों में इतना आक्रोश भर दिया कि अब इस आंदोलन को दबाना किसी के बस की बात नहीं थी। अगर हम इस पूरे क्रम को ध्यान से देखें तो 90 के दशक की शुरुआती मांगों से लेकर 1994 के उग्र जन प्रदर्शनों और फिर 1998 के इन दर्दनाक वाक़यों तक ये साफ नजर आता है कि निर्मल पंडित का ये बलिदान एक बहुत बड़े उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम कर गया। मार्च और मई 1998 की घटनाओं ने उस धीमी आग को एक ऐसी ज्वाला बना दी जिसने आंदोलन की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। उस दबाव ने सत्ता को झुकने पर मजबूर किया और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 साल बाद सन 2000 में एक अलग उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। आज उनकी विरासत उत्तराखंड की नींव में हमेशा के लिए उकेरी जा चुकी है। हर साल मोमबत्तियां जलाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है और उन्हें राज्य आंदोलन के अमर सपूत के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है, बल्कि उनकी वो निडर आवाज आज भी आधुनिक पहाड़ी युवाओं को उनके हक, रोजगार और अपने जल, जंगल, जमीन के लिए आगे आने की बेहिसाब प्रेरणा देती है। सोर्स मटेरियल पर आधारित इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बेहद गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब किसी क्षेत्र की पहचान इतने बड़े और अकल्पनीय व्यक्तिगत बलिदान से तय होती है, तो उस नींव का सम्मान करने के लिए आने वाली पीढ़ियों का क्या फर्ज बनता है? हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि राज्य निर्माण की ये भारी और दुखद कीमत आज के आधुनिक नागरिकों की जिम्मेदारियों को किस तरह आकार देती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।